करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के करंट के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वैसे तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यदि बात करें तो ये बहुत ही अपने आप में व्यापक है। इसका कुछ पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे और जो पॉइंट्स हैं वो एक क्लास हम आप लोगों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य पॉइंट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा उन सारे पॉइंट्स की चर्चा हम किसी क्लास में कर देंगे। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट लेंगे, जैसे इसकी मकसद क्या है, इसका जो है मूल उद्देश्य क्या है, इसके मुख्य स्तंभ क्या है, इन सब चीजों की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। कब दी है? 29 जुलाई, याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो अंतिम प्रारूप है वो तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मैंने फिर से बता रहा हूं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदलकर क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बना, ये 2030 के विकास एजेंडे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य रखा गया है। 100%। बात समझिए, क्लियर है? इस नीति के यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य स्तंभ है पहुंच, याद रखिएगा, इसके मुख्य स्तंभ हैं, इसके मुख्य स्तंभ है पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, है ना, गुणवत्ता, वहनीयता, और जवाबदेहिता, है ना, ये है इसका मुख्य स्तंभ। बात समझे? ये इसका मुख्य स्तंभ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य स्तंभ रखा गया है कि पहुंच होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए शिक्षा में, वहनीयता होनी चाहिए, साथ ही साथ जवाबदेहिता भी होनी चाहिए। यदि हम इसकी मकसद की बात करें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद क्या है, इसका क्या जो है उद्देश्य है, क्या इसका मोटो है, क्या इसका व्यू है? इसका व्यू है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। नहीं, क्या बोला मैंने? प्राथमिक स्तर से लेकर, प्राथमिक स्तर से लेकर, है ना, प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक, है ना, माध्यमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर के स्कूली शिक्षा, है ना, माध्यमिक स्तर के स्कूली शिक्षा के, है ना, स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच को क्या करना? स्कूली शिक्षा के लिए, है ना, स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना के लिए सार्वभौमिक सुनिश्चित को सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ये इसका मकसद है, सुनिश्चित करना। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो चर्चा में आ गया नई शिक्षा नीति के आने के साथ, जैसे NIOS, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूल, याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, याद रखिएगा, ऑफ ओपन स्कूलिंग। साथ ही साथ NCERT,
ये सब पहले से भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी पहले से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, अब भी पूछा जाएगा कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, याद रखिएगा, नेशनल है ना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन है ना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हुआ। साथ ही साथ एनसीटीई, एनसीटीई पूछ सकता है, नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, एनसीटी नेशनल, याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी। तो ये सारा चीज क्या है, इस बार पॉइंट में एकदम आ गया है, चर्चा में है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। साथ ही साथ ये बात याद रखिएगा कि 10+2 का जो संरचना मॉडल था पहले, इसके स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाया गया है स्कूली शिक्षा के अंतर्गत। 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाया गया है। क्लियर है, यहाँ तक ही हम लोग लेते हैं। इसका बहुत ही ऐसे मेन एस्पेक्ट हैं जिनकी चर्चा हम लोग प्योर एक क्लास में करेंगे, तभी क्लियर हो पाएगा। इसलिए हम लोग यहीं तक करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, ये 34 साल के बाद, पहले 1986 में आई थी, 1986 के बाद 34 साल के बाद 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है इसे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, जिसमें डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया। इसके मुख्य स्तंभ है पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वरीयता और जवाबदेहिता। इसका मकसद है प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर के स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो चर्चा में है, जैसे NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 10+2 जो व्यवस्था था पहले, जो संरचना था, उसके स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कि 5 यानी 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह व्यवस्था की गई है। क्लियर है, अच्छी तरीका से इसको समझे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्या है, इसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूं आपको, ये पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे छोड़ देने से आपको लॉस लग सकता है, इसे छोड़ना नहीं है, इसको 1 बाय 1 करके पढ़ना है। चलिए समझते हैं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, समझ गए, यानी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, पता होगा अभी कौन है, अब्बास नकवी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी इसका फुल नाम है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की जो है इन्होंने बात कही है। किसके द्वारा कही गई है, किसके द्वारा, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 2, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री है ना, कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। इनके द्वारा जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की बात कही है प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को, है ना। क्या 1 अगस्त को जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की बात जो है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा क्या कहा गया है। इस दिवस में मनाने की जो शुरुआत है वह मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, जो कि पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए जो है मनाया जा रहा है। अब मुस्लिम महिला जो प्रोटेक्शन एक्ट था वो क्या था, यह कानून मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के सामाजिक बुराई से मुक्ति करने के लिए लगाया गया था। नहीं,
तो उसी को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की बात कही गई है। क्लियर है? समझे चीजों को। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 है विजयंत एस कारगिल। ये एक पुस्तक है। विजयंत एस कारगिल क्या है? एक पुस्तक है जिनके लेखक हैं बी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी। याद रखिएगा, इसके लेखक हैं बी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी। समझे? नेहा द्विवेदी इनके लेखक हैं। कहने का मतलब है विजयंत एस कारगिल एक पुस्तक है जिनके लेखक हैं बी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बात समझ रहे हैं। साथ ही साथ एक और पुस्तक लेते हैं जैसे टाइगर स्पीक। टाइगर स्पीक के लेखक हैं हरिओम तिवारी। कौन है? टाइगर स्पीक। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अभी सुर्खियों में है। टाइगर स्पीक, इसके लेखक कौन है? टाइगर स्पीक के लेखक कौन है? हरिओम तिवारी। हरिओम तिवारी कौन है? कार्टूनिस्ट है। हरिओम तिवारी है ना। हरिओम तिवारी कौन है? कार्टूनिस्ट है ना। हरिओम तिवारी कार्टूनिस्ट है, जो कि टाइगर स्पीक अभी हाल ही में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। क्लियर है? क्या लिखा गया है? एक पुस्तक लिखा गया है। साथ ही साथ एक और बुक है जैसे हु इज भारत माता। हु इज भारत माता पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, हु इज भारत माता। हु इज भारत माता। हु इज भारत माता किसके द्वारा लिखा गया है? पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा। पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है हु इज भारत माता। हु इज भारत माता के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम अग्रवाल। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई है। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके विषय में संपूर्ण जानकारी हु इज भारत माता में दिया गया है, जिनके लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपका ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की एक झलक, है ना। साथ ही साथ ये एक था भारत माता की वन, नहीं, भारत की एक खोज। इन सारी पुस्तक का भी उसमें डिटेल किया गया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, J.L. नेहरू के द्वारा। J.L. नेहरू, ये तो पता होगा। J.L. नेहरू जो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं, J.L. नेहरू, इनकी ही पुस्तक था। क्या पुस्तक था? कि भारत के, जवाहरलाल नेहरू के भारत की एक खोज। भारत की खोज, भारत एक खोज, इसने पुस्तक लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पढ़े होंगे, भारत एक खोज, नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसी का था ना, जवाहरलाल नेहरू का। साथ ही साथ एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक था, इसका भी चर्चा उसमें है। साथ ही साथ विश्व इतिहास की एक झलक, विश्व इतिहास की एक झलक। कहने का मतलब है कि ये सारी पुस्तक की चर्चा जो है, इनका भी डिटेल इसमें किया गया हु इज भारत माता में। वैसे तो हु इज भारत माता में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है। क्लियर है? इस वजह से मैंने इस पुस्तक को उठाया। पुरुषोत्तम अग्रवाल इनके लेखक हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्लियर है? अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगला पॉइंट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 28 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। कब मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस? पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। 28 जुलाई को 2020 को पूरे विश्व भर में 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। किस उद्देश्य से हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? हेपेटाइटिस की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, है ना। किस उद्देश्य से मनाया जाता है? इसका क्या उद्देश्य है, क्या रीजन है, क्यों मनाया जाता है? तो हेपेटाइटिस की रोकथाम,
नहीं, साथ ही साथ परीक्षण और उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो याद रखिएगा, विश्व हेपेटाइटिस की रोकथाम है ना, एवं उनके उपचार के प्रति क्या करना, जागरूकता बढ़ाना। ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस की जो है मुख्य उद्देश्य है, प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। यदि हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आता है। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है A, B, C, D और E। ये 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस कुल 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। किस उद्देश्य से, हेपेटाइटिस की रोकथाम और परीक्षण और उनसे जो है उनके उपचार के प्रति लोगों को क्या करना, जागरूकता बढ़ाना, इस उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ हॉर्नबिल महोत्सव का। हॉर्नबिल महोत्सव पहली बार त्रिपुरा में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, पहली बार मनाया गया है त्रिपुरा में। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन पहली बार त्रिपुरा में किया गया है। याद रखिएगा, कहाँ किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन पहली बार। पहले यहाँ किया नहीं जाता था हॉर्नबिल महोत्सव, और पहली बार कहाँ किया गया, त्रिपुरा में किया गया हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन। कलाम सम्मेलन क्या है, कलाम सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में हैदराबाद में हुआ है। समझ रहे हैं, कलाम सम्मेलन कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। हैदराबाद आपको पता होगा, जहाँ DNA फिंगर प्रिंटिंग का मुख्यालय है। 4 मीनार हैदराबाद में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुर्मन नगर के नाम से प्रसिद्ध है। हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। साथ ही साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुर्मन नगर के नाम से जानते हैं। 4 मीनार जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है। नहीं, हैदराबाद में पड़ता है। क्लियर है, इन सब चीजों की देखो, जितने ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अच्छी तरीका से ध्यान लगा करके देखना पड़ेगा। कहेगा कलाम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, कहिएगा हैदराबाद में। हॉर्नबिल महोत्सव का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ, त्रिपुरा में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। विजयंत एट कारगिल पुस्तक के लेखक नेहा द्विवेदी और BN थापर है। नहीं, ये पुस्तक है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो कहिएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है। महिलाओं को जो 3 तलाक के प्रति जो कानून जो बनाया गया था, उसकी पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये मनाया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इससे बहुत सारा बनेगा। इसकी एक क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बाद में। अभी फिलहाल इसकी जो पॉइंट था मेन उस पॉइंट्स को जानिएगा। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो मंजूरी मिला है 29 जुलाई 2020 को मिला है। और यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और 2030 के विकास, सतत विकास के एजेंडे से जुड़ी है यह शिक्षा नीति। इसका मकसद है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर के स्कूली शिक्षा के प्रति सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। साथ ही साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य स्तंभ है पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता को मजबूत रखना। तो इस प्रकार से आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलेंगे फिर कुछ धमाकेदार पॉइंट के साथ अगले दिन, अगले विश्वास और अगले अंदाज में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।